नमस्कार साथियों। जब आप यूजीसी नेट के लिए डेमोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप डेमोग्राफी पढ़ते हैं यूजीसी नेट के लिए, तो असल में डेमोग्राफी आपको दो पार्ट में पढ़ना होता है। उसमें पहला आपका क्या होता है, जो तमाम थ्योरी होती हैं, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, जो करंट डेटा होते हैं, ठीक है। करंट डेटा आपका डेमोग्राफी में भी देखने को मिलता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपने देखा होगा कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए कि आईएमआर के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से एमएमआर का करंट क्या है स्टेटस, डेथ रेट से रिलेटेड आपसे करंट डेटा पूछा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से बर्थ रेट यानी कि जन्म दर से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारे करंट डेटा आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे टीएफआर को भी पूछा है, हाल ही में ये चर्चा में रहा है टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको डेमोग्राफी वाले यूनिट के अंतर्गत करंट डेटा में पढ़नी होती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपने देखा होगा, शायद 2018 के पेपर में आपसे पूछा गया था, उसमें एक ही साथ दो रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो आपसे पूछा गया था एसआरएस बुलेटिन से, ठीक, और एक आपसे पूछा गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। तो आज मैं इन दोनों रिपोर्ट पे आप सभी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ एक और रिपोर्ट पे बात करूंगा जो कि आपकी आई थी मार्च 2022 में, ठीक है। मार्च 2022 में एसआरएस बुलेटिन का एक और रिपोर्ट आया था, उसमें एमएमआर की वर्तमान स्थिति से परिचय कराया गया था। आईएमआर को भी बताया गया था, लेकिन आईएमआर जो भी रिसेंट में जो रिपोर्ट आई है या जो एसआरएस बुलेटिन आया है आपका मई 2022 में, मई 2022 आई थिंक 25 मई को आया था। तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अंतर्गत आईएमआर की क्या स्थिति है, ठीक है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत डेथ रेट की क्या स्थिति है यानी मृत्यु दर, और बर्थ रेट की क्या स्थिति है। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि अगर आप इस पूरे लेक्चर में बने रहेंगे तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा इस लेक्चर में NFS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी, उसके अंतर्गत एक चर्चा का विषय बना हुआ था TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। जब आपने पॉपुलेशन पॉलिसी 2005 पढ़ी होगी, जनसंख्या नीति 2005 पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक बात की गई थी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 पर लाने की, ठीक। तो इस रिपोर्ट में NFS 5, इस रिपोर्ट में TFR चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। और मैं बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के लिए भी उतना ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी पीपीटी बेस्ड, वो आपको इंग्लिश में मिलेंगी। तो हिंदी वालों को भी परेशान नहीं होना है और इंग्लिश वालों को भी इस वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के सामने है एसआरएस बुलेटिन, ठीक है, और ये मई 2022 का आपको रिपोर्ट या एसआरएस बुलेटिन जो आपके सामने है मई 2022 का है, और इसमें जो रेफरेंस ईयर लिया गया है वो 2020 का लिया गया है। तो इसके पहले जो एसआरएस बुलेटिन थी वो 2019 तक के डेटा आपको प्रोवाइड कराई थी। इसमें क्या है, इसमें आपका 2020 का डेटा मिलेगा। एसआरएस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड्स रिलायबल एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि आईएमआर, ठीक है। एसआरएस बुलेटिन क्या बताएगा आपको, आईएमआर से परिचित कराएगा, बर्थ रेट यानी जन्म दर से परिचित कराएगा, डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर से परिचित कराएगा। इसी प्रकार से जो एमएमआर होता है, एमएमआर, इससे परिचित कराएगा। तो इस तरीके के जितने भी लेटेस्ट डेटा होते हैं, ठीक है, वो सारे डेटा आपको कहाँ से मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं एसआरएस बुलेटिन से। इस बुलेटिन में जो मुख्य बातें हैं वो 3 बातें हैं। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एसआरएस बुलेटिन 2022 के अनुसार जो बर्थ रेट मिला है, बर्थ पर 1000, ठीक है, 1000 जनसंख्या पे अगर जन्म दर की बात की जाए तो है 19.5, ठीक है। इस डेटा को आपको याद में रखना है।
उसके बाद अगर डेथ रेट की बात करें तो वो है 6.0 यानी कि 6। ये सभी जो है किस पे चलेंगे, 1000 पे चलेंगे। और इन्फेंट डेथ की अगर बात करेंगे, जो IMR होता है आपका, वो कितना मिला है, वो मिला है 28/1000। ठीक है, तो ये डेटा जो है मुख्य रूप से 3 डेटा आपको इस रिपोर्ट के याद रखने हैं। अब देखिए पूरे वीडियो का जो मेन 3 पॉइंट है वो यहाँ, मतलब जो 3 पॉइंट हैं पूरे वीडियो में, अभी तो और भी मिलेंगे जैसे NFS वाला भी मिलेगा, बाकी इन 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग तो चलिए आगे के स्लाइड में चलते हैं। और बर्थ रेट के डेटा के बारे में अगर हम लोग देखें तो 2020 में हाईएस्ट बर्थ रेट कहाँ पे ऑब्जर्व की गई है, बिहार में। बिहार में कितना है, 25.5। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है SRS बुलेटिन 2022 के अनुसार निम्न में से कौन राज्य सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य के रूप में अग्रणी स्थान पे है, या मतलब कुछ ऐसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है टॉप पे कौन है, टॉप पे है बिहार 25.5। और सबसे लोवेस्ट बर्थ रेट कहां पे है, तो सबसे लोवेस्ट है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो होता है, द्वीप समूह जो होता है, वहां पे सबसे लोवेस्ट। यहां पे कितना, 10.8। ठीक, और ओवरऑल कितना है, ओवरऑल आपको जो इंडिया का मिला है, इंडिया का मिला है 19.5। तो बर्थ रेट में ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। टॉप पे कौन है, टॉप पे है बिहार। ठीक है, टॉप पे कौन है, बिहार 25.5 याद रखिएगा। सबसे लोवेस्ट पे कौन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10.8। और पूरे इंडिया की अगर बात किया जाए, जो एवरेज निकल के आया है वो निकल के आया है 19.5। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2011 में अगर आप देखेंगे तो 2011 में जो बर्थ रेट था हमारे देश का वो था 21.8। और देखिए लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और अभी 19.5 पर आ चुकी है। अब इसको अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं, जैसे कि रूरल एरियाज, जो रेड लाइन है ये रूरल एरिया को और ग्रीन वाली जो है अर्बन एरिया को दर्शा रही है। तो इससे एक डेटा आपको और समझ में आ सकता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बर्थ रेट जो है वो हायर लेवल पे बनी हुई है, वहीं शहरी क्षेत्रों में ये निचले स्तर पे धीरे धीरे पहुंच रही है। शहरी क्षेत्रों में 2020 का डेटा क्या कहता है, 16.1। ठीक, और ग्रामीण क्षेत्रों में 21.1। तो ये डेटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये डेटा ये भी आपको याद रखना है कि इस बुलेटिन के अनुसार जो जन्म दर है वो शहरी क्षेत्रों में कितनी है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है। तो इस ग्राफ से आप इस बात को भी समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया बर्थ रेट का। उसके बाद देखेंगे हम लोग डेथ रेट के बारे में। डेथ रेट में जो सबसे टॉप पे स्टेट है वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जो डेथ रेट मिली है वो मिली है 7.9 पर 1000। ठीक है, और वहीं सबसे लोवेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये दिल्ली में मिली है। अब देखिए इन डेटा से आप कुछ और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए दिल्ली वगैरह में क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी काफ़ी बेहतर हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो ये अभी भी जो है पिछड़े राज्यों की स्थिति में है, और उसके बहुत सारे रीजन हैं, जैसे यहाँ पे अब आज भी काफ़ी जो है जो जनजातियाँ होती हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो सारे निवास करते हैं, तो उन तक दवाओं की या मेडिकल सुविधाओं की पहुँच भी ना हो पाना इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप पे छत्तीसगढ़ यहाँ पे है डेथ रेट में, वहीं दिल्ली जो है वो सबसे निचले पायदान पे है। अगर देखा जाए प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन तो सबसे बेहतर जो है दिल्ली का कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट काफ़ी कम है। ओवरऑल अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो डेथ रेट मिला है 2020 के लिए वो मिला है 6.0, ठीक है, पर 1000। तो ये इंडिया का डेटा है।
तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया जाना चाहिए? दिल्ली को दिया जाना चाहिए। सबसे खराब राज्य का अवार्ड किसको दिया जाना चाहिए? छत्तीसगढ़ का। लेकिन टॉप लेवल की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ टॉप पे है, 7.9 पर 1000 यहाँ पे डेथ रेट है। वहीं दिल्ली 3.6 पर 1000 पे सबसे निचले पायदान पे है डेथ रेट के मामले में। ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्या आप देख रहे हैं 6.0/1000, मतलब 1000 पे 6। तो ये एक अच्छी स्थिति है। और अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में तो यहाँ पे देख सकते हैं 2011 में जो डेथ रेट था वो 7.1 था और लगातार इसमें फिर गिरावट देखने को मिल रही है, अभी 6 पे ये पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है ये अच्छी स्थिति है हमारे देश के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रूरल और अर्बन की तो वहाँ यहाँ पे भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है, कितना है 6.4 है, वहीं शहरी क्षेत्रों में 5.1 है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मेडिकल सुविधाओं की पहुंच का ना होना सबसे बड़ा कारण बन जाता है और शहरी क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें अच्छे से उपलब्ध होती हैं, इसलिए ये अच्छी स्थिति में होता है। तो ये हो गया डेथ रेट। उसके बाद आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर का जो डेटा मिला है, शिशु मृत्यु दर का डेटा ओवरऑल इंडिया के लिए मिला है 28/1000, ठीक है, 28/1000। और इसमें जो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर हो रही है वो 1000 में 43, ये हो रही है मध्य प्रदेश में। वहीं हम लोग अगर बात करें कि सबसे कम, तो बेहतर स्थिति में मिजोरम का आपको देखने को मिलेगा डेटा, ये आपका अच्छी स्थिति में है। मिजोरम में आप देख सकते हैं 3/1000, तो काफ़ी अच्छी स्थिति ये कही जाएगी शिशु मृत्यु दर के मामले में। और मध्य प्रदेश खराब स्थिति में है। तो टॉप लेवल पे शिशु मृत्यु दर में कौन जाएगा? मध्य प्रदेश जाएगा। और सबसे निचले पायदान पे मिजोरम है। तो सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका है? बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे मिजोरम का है, क्योंकि आप अच्छा उसके बाद देखेंगे ये जो आपके सामने ग्राफ है, तो अभी आप देखें 2011 में 44, ठीक है, 44, और 2020 का जो डेटा आपके सामने है 2022 में है, इसमें 28। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। मतलब आप कह सकते हैं कि 2011 से लेके 20, मतलब लगभग 10 सालों में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया है कि शिशु मृत्यु दर में हम IMR में हम जो है 44 से चल के 28 पे आ चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें हम लोग बात करें अर्बन और रूरल एरियाज़ की, तो देखिए यहाँ पे भी रूरल एरिया में ज़्यादा ही रहेगा। और सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि रूरल एरिया में मेडिकल सुविधाओं की पहुँच ना होना और लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो तमाम सारे ऐसे रीज़न हैं जो पिछड़ेपन के कारण है। वो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते इन बेसिक बातों से परिचित होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रूरल एरिया में है वहाँ पे IMR जो 2020 के लिए मिला है वो मिला है 31, और वहीं अर्बन एरिया के लिए 19, यानी कि 19, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे एक ये इसमें क्या है, एक टेबल है और इसमें एस्टिमेट बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी बातें हैं। तो देखिए ओवरऑल इंडिया का एवरेज कितना मिला है टोटल बर्थ रेट में 19.5, टोटल डेथ रेट में 6, उसके बाद नेचुरल ग्रोथ रेट में 13.5 और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 28। तो प्रमुख डेटा तो यही हैं। उसके बाद इतने सारे डेटा हैं तो कितने डेटा आप याद रखेंगे? तो मेरे जो कहने का मतलब वो ये है कि अगर आपको टाइम मिले एग्ज़ाम से पहले तो इसको आप पढ़ जाइएगा एक बार पूरा। हालांकि काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पूरा नंबर का खेल है, तो पूरा नंबर याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो जो मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया कि बर्थ रेट में कौन सा स्टेट टॉप पे है, डेथ रेट में कौन सा टॉप पे है, इसी प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कौन सा टॉप पे, ये सारी बातें अगर आप याद रखते हैं तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी इतना डेटा जो है आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि मैंने आप सभी के साथ इसको भी शेयर कर दिया है कि अगर आपको और डिटेल में जाना है या प्रीवियस ईयर में अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसके हिसाब से आप इस
डेटा से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि करंट में क्या स्थिति है, अगर उस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मैंने आपसे चर्चा किया कि कुछ दिन पहले यानी कि मार्च में जो है एसआरएस का एक और बुलेटिन आया था, और उसमें क्या हुआ था, उसमें एमएमआर की बात की गई थी। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मातृ या मातृत्व मृत्यु दर। तो सिंपल इसका आपको डेटा याद रखना है कि एमएमआर का करंट स्टेटस क्या है अभी हमारे जो है इंडिया में। तो देखिए एमएमआर का जो करंट स्टेटस है वो पहली बात तो वो आपको जो डेटा मिलेगा वो 2017 से 19 के आसपास का मिलेगा। ठीक है, यानी ये 2020 का नहीं है। जो एसआरएस बुलेटिन अभी आपका मई में आया है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। तो 2017 और 19 के आधार पे जो मार्च 2022 में डेटा आया था उसके अनुसार एमएमआर की स्थिति क्या है, 103 103। ठीक है, 103। और इसमें देखिए, इसमें 1000 पे काउंट नहीं किया जाता है, इसमें लाख पे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ये जो 103 है ये किस पे होता है, 1 लाख। ये 1000 पे काउंट नहीं किया जाता है। तो इसका यानी अगर एमएमआर का आपसे लेटेस्ट डेटा पूछता है तो उसमें आपको क्या बोलना है, उसमें आपको बताना है 103 है एमएमआर वर्तमान स्थिति में। अब देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, इंडिया की जो नेशनल हेल्थ, इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ अचीविंग नेशनल हेल्थ, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है आपकी, वो टारगेट करती है कि 100/लाख, मतलब कि अभी हमारे देश का जो टारगेट है वो लेके आना है 100/1 लाख। ठीक है, और अभी स्थिति कहाँ पे है, 103। तो आप कह सकते हैं कि बस हम लोग करीब पहुँच गए हैं, मतलब जल्दी ही वो टाइम है जहाँ पे हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, जल्दी ही ऐसा टाइम आने वाला है। वहीं अगर बात करें यूएनएसडीपी, देखिए जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजी है, उसके अनुसार जो टारगेट रखा गया है एमएमआर का, उसमें रखा गया है कि 2030 तक सभी देशों को एमएमआर को 70 पे लेकर के आना है, 70। तो इस हिसाब से तो देखें तो अभी हम लोग काफ़ी दूर हैं, क्योंकि हम अभी 103 पे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ की नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो 100 पे लेके आने को बोल रही है, तो अभी इसके तो करीब हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस का टारगेट है, या जो आप ये कहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट है वो 2030 के लिए है 70। तो अभी हम लोग 2022 में हैं, तो ऐसा होप कर सकते हैं कि 70 तो हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन हम लोग उस टाइम 85 के आसपास हो सकता है पहुंच जाएं, 80 to 85, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान कह रहा है। इस तरीके से अगर देखिए, सरकार भी क्या है, लगातार प्रयासरत है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे जननी सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, तमाम ऐसी पॉलिसीज हैं। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए, जब भी सरकार कोई नीति बनाती है, कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो उसके बनाने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब देखिए, ऐसी जो पॉलिसी आती हैं उसके पीछे एक रीज़न ये भी है, एसडीजी का गोल। ठीक है, एसडीजी का गोल क्या कहता है, एसडीजी का गोल कहता है कि 70/लाख, 70 पे लेके आना। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग 103 पे हैं। तो भाई यहाँ तक आने के लिए हमको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी तो टारगेट को अचीव किया जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से तमाम पॉलिसी बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ पड़ोसी राज्यों का भी है यहाँ पे, जैसे नेपाल में देखिए काफ़ी ख़राब स्थिति है, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, ये सब काफ़ी ख़राब स्थिति में है इंडिया से। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी एक और चर्चा का विषय था, अभी कुछ ही टाइम पहले मई में ही इसका रिपोर्ट आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, और इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना था वो बना था TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है कुल प्रजनन दर। ठीक है, जब आप डेमोग्राफी को पढ़े होंगे तो डेमोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होती है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि एक जो महिला होती है, स्पेशली वो महिला जो कि बच्चे को जन्म देने में सक्षम हो,
तो वो अपने जो जीवन काल के दौरान कितने बच्चों को जन्म दे रही है या दे सकती, उसका जो है पूरा ये डेटा होता है। तो ये 2.1 का टारगेट रखा गया था किसमें, जो आपका आया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2005, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 तो इसमें टारगेट रखा गया था। बहुत सारे तमाम टारगेट थे वहाँ पे, IMR को भी लेके टारगेट किए गए थे, MMR को भी टारगेट किया गया था। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप अभी इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को देखेंगे, उसके टारगेट्स को देखेंगे क्या क्या टारगेट थे, और अभी जो इस वीडियो में आपको मिला है अचीवमेंट, चाहे वो IMR का हो, चाहे वो MMR का हो, चाहे वो बर्थ रेट का हो, चाहे वो डेथ रेट का हो, यहाँ से सभी डेटा को आप जो है कंपेयर करेंगे इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वाले टारगेट से, और देखेंगे कि कहाँ तक हम लोग जो है अचीवमेंट कर पाए हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR की। चर्चा का विषय क्यों है, चर्चा का विषय ये है कि TFR का टारगेट रखा गया था 2.1। टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 पे लाने की जो क्या कहते हैं बात की गई थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में, तो उसको अचीव कर लिया गया है। और जो लेटेस्ट डेटा मिला है यहाँ पे TFR जो है वो किस पे पहुंच गया है, 2 पे। ठीक है, तो ये जो है देखने को मिला है, यानी कि आप कह सकते हैं हम दो हमारे दो, ऐसी वाली स्थिति जो है अभी आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसमें हम लोग बात करेंगे, देखिए हाइलाइट्स ऑफ NFSH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इस रिपोर्ट के कुछ जो हाइलाइट्स हैं उसको देखेंगे। तो मेन हाईलाइट यहीं पे है कि टोटल फर्टिलिटी रेट ये जो है 2.2 से कम होकर के 2.0 यानी 2 पे आ चुका है। ठीक है, ये 2.2 कहाँ पे था, ये 2.2 था NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण, सॉरी 4 में ये कहाँ पे था, 2.2 पे था, और 5 में कहाँ पे, 2 पे। तो ये जो है एक चर्चा का विषय है। उसके बाद देखिए, देयर आर ओनली 5 स्टेट्स इन इंडिया विच आर एबव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1। 5 राज्य ऐसे हैं जो कि इस 2.1 वाले स्तर से ऊपर हैं। अब आपके माइंड में तो आ ही गया होगा कि बिहार भाई उसमें होना ही होना है। तो इसमें बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मणिपुर है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो 2.1 से एबव की स्थिति में हैं। ठीक है, बाकी सभी राज्य जो है 2 के आसपास आ चुके हैं। ओके, तो इतनी बातें हो गई। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट की अगर बात करेंगे तो देखिए, बिहार एंड मेघालय ये हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट हैं हमारे देश में। उसके बाद देखेंगे तो सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये लोवेस्ट लेवल पे हैं। तो यहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है, ठीक है, कि टोटल फर्टिलिटी रेट में टॉप राज्यों में आप याद रखिएगा बिहार और मेघालय, और निचले राज्यों में सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इस स्लाइड में भी वही सारी बातें चर्चा की गई हैं जो मैंने आपसे यहाँ पे किया कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो NFHS 4 में 2.2 था वो 5 में कहाँ पे आ गया है, 2 पे आ गया है। ठीक है, और बिहार का अगर स्कोर देखना है तो देखिए, बिहार का स्कोर मैं आपसे यहाँ पे साझा कर दे रहा हूँ। बिहार का स्कोर है 2.98, मतलब आप कह सकते हैं अबाउट टू 3। ठीक है, वहीं मेघालय का स्कोर देखेंगे। ये सब ऐसे डेटा हैं जो आपको काफ़ी मशक्क़त के बाद मिलेंगे, इतना आसान नहीं होता है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, नोट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन भी आपसे पूछता है यहाँ से। तो मेघालय का जो है वो है 2.91। ठीक है, वहीं हम लोग बात करेंगे यूपी की, तो यूपी है 2.35। उसके बाद हम लोग बात करेंगे झारखंड। झारखंड कितने पे है, 2.26। और मणिपुर एक बच जाता है ना, मैंने आपसे 5 राज्यों की बात किया था ना कि 5 ऐसे हैं जो 2.1 से ऊपर हैं, तो मणिपुर है 2.17। तो ये 5 राज्य खराब स्थिति में हैं। ठीक है, और ये स्थिति में सुधार क्यों हुआ उसके पीछे भी तमाम रीज़न हैं। तो हालांकि अब वो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में चर्चा करना कोई खास मतलब नहीं है। तो ये कुल मिला के एक ऐसा लेक्चर था जो कि डेमोग्राफी के करंट डेटा को आपको कवर करेगा। ठीक है, डेमोग्राफी में आपने जो बेसिक बातें पढ़ी होंगी कि TFR क्या होता है, IMR क्या होता है, MMR क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है,
ठीक है। इसी प्रकार से डेथ रेट क्या होता है, वो सारे करंट डेटा यहाँ पे आज आपको देखने को मिल गए हैं। और आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2005, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000, ये बार बार मेरे मुंह से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2005 निकल जा रहा है, तो उसको आप भूल जाइएगा। मैं फिर से बता दूं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है ये सन 2000 में आई थी, ठीक, तो वो बाई मिस्टेक निकल गया 2005। तो आज आपका होमवर्क क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जो आई थी उसमें ये सारे पॉइंट के क्या क्या टारगेट थे, इन टारगेट्स को आप पढ़ेंगे और अभी के करंट डेटा से जो अचीवमेंट है उसको आप कंपेयर करेंगे, यानी आप तुलना करेंगे कि क्या स्थिति है वर्तमान में। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे देश में अभी कितना टाइम लगेगा इन सारे टारगेट्स को अचीव करने में। आज का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक आपसे अपेक्षित है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इसमें मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो भी ऐसी बातें हैं इंपॉर्टेंट, उनको नोट कर लें। वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।